आज हम सबसे पहले आपको पाकिस्तान लेकर जाएंगे और इस समय की पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, क्योंकि वहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अब कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। आज हम आपको पाकिस्तान की खूनी राजनीति के बारे में भी विस्तार से बताएंगे, क्योंकि वहां पर जैसे ही सरकार बदलती है वो अपने विरोधी नेता को या तो जेल में डाल देती है या पाकिस्तान से बाहर भागने पर मजबूर कर देती है या फिर उसकी हत्या करवा देती है। और इस समय भी वहां बिल्कुल यही हो रहा है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जो लाहौर में इमरान खान के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों में आपको वहां जबरदस्त तनाव और हिंसा दिखाई देगी। ये तस्वीरें देखिए, ये इमरान खान का लाहौर का घर है, लाहौर शहर में। पुलिस ने इस घर को चारों तरफ से घेरा हुआ है और इमरान खान के समर्थकों ने भी इस घर के बाहर अपनी मौजूदगी से पुलिस को वो अपना काम करने से रोक रहे हैं। आज जब कोर्ट के आदेश पर इस्लामाबाद की पुलिस की एक टीम इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर में उनके घर पहुंची, तो इस दौरान इमरान खान के सैकड़ों समर्थक भी वहां पर पहुंच गए और इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी, पुलिस को रोकने की कोशिश की। और इसके बाद तनाव बहुत बढ़ गया और पुलिस ने इमरान खान के समर्थकों पर लाठीचार्ज किया। पाकिस्तान की राजनीति का एक कड़वा सच ये भी है कि इमरान खान इकलौते ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने सरकारी तोशाखाना से विदेशी तोहफों की चोरी की है, बल्कि हाल ही में वहां एक रिपोर्ट आई जिससे पता चला कि इमरान खान से पहले भी पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ, रजा परवेज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और यहां तक कि बेनजीर भुट्टो भी प्रधानमंत्री रहते हुए तोशाखाना से इस तरह तोहफों की चोरी करते रहे हैं। यानी वहां कोई प्रधानमंत्री शरीफ नहीं है, वहां का हर प्रधानमंत्री इन तोहफों की चोरी करता रहा है। इस घटना से दो बातें समझ में आती हैं। पहली ये कि अगर एक नेता प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अपने राजकीय तोहफों को बेच रहा है तो इससे पाकिस्तान और वहां के नेताओं का असली चरित्र पता चलता है कि वो वैसे ही चोर प्रवृत्ति के लोग हैं और अपने देश के प्रति गद्दारी करते हैं। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में अब भी बदले की खूनी राजनीति का इस्तेमाल होता है। वहां हर बार सत्ता परिवर्तन के बाद तीन चीजें होती हैं जब भी वहां पर सरकार बदलती है। पहला, या तो उस नेता की राजनीतिक हत्या हो जाती है जो विरोधी होता है, तो विरोधी नेता की या तो हत्या होती है। दूसरा, विरोधी नेता के खिलाफ कानूनी मुकदमे दर्ज करके उसे जेल में डाल दिया जाता है। और तीसरा, विरोधी नेता को मजबूर कर दिया जाता है कि वो खुद ही देश छोड़कर भाग जाए। आज जो कुछ, उदाहरण के लिए जो कुछ हुआ है आज, उसे आप और समझिए। वर्ष 1998 में नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान की सेना का प्रमुख नियुक्त किया था, लेकिन इसके बाद परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट करके उनकी सरकार को गिरा दिया, नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया। उस समय नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार और अपहरण के मामलों में फांसी की सजा हुई, लेकिन सऊदी अरब के दखल के बाद यह सजा माफ कर दी गई और नवाज शरीफ को देश निकाले का फैसला सुना दिया गया। इसके बाद 2013 में नवाज शरीफ फिर से सत्ता में आए और उन्होंने यही सलूक परवेज मुशर्रफ के साथ किया और उन्हें पाकिस्तान के संविधान को समाप्त करने के लिए जेल में डाल दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में जो 5 देश सबसे ज्यादा हथियारों को बेचते हैं उनमें सबसे ऊपर अमेरिका है, नंबर 1 पर, जो अकेले पूरी दुनिया को 40% हथियार बेचता है। यानी हथियारों के इस बाजार में 40% हिस्सा अमेरिका का है। सूची में दूसरा नंबर है रशिया का 16% हथियारों के साथ। तीसरे नंबर पर फ्रांस है 11% मार्केट शेयर के साथ। चौथे नंबर पर चीन है 5.2% हिस्सेदारी के साथ। और इसके बाद नंबर आता है 4.2% हिस्सेदारी के साथ जर्मनी 5वें स्थान पर है। और ये आंकड़े हम आपको वर्ष 2018 से 2022 के बीच के बता रहे हैं। अब यहां पर देखिए, ये हथियारों के सबसे बड़े सौदागर हैं आपके सामने। नंबर 1 पर अमेरिका 40%, रूस 16%, फ्रांस 11%, चीन 5.2%, जर्मनी 4.2%। यहां दो बातें नोट करने वाली हैं। पहली बात यह कि वर्ष 2013 से 2022 के बीच अमेरिका ने दुनिया को लगातार यही बताया कि वो मानवता की भलाई के लिए शांति चाहता है और यह शांति सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों से हासिल हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ वो इसी समय अवधि में पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा हथियार बेचता रहा।
अमेरिका ने पहले की तुलना में वर्ष 2018 से 2022 के बीच 14% हथियार ज्यादा बेचे, जबकि इस दौरान रशिया और दूसरे देशों को हथियारों के निर्यात में जबरदस्त नुकसान हुआ। रशिया का निर्यात 31% तक घट गया, जबकि चीन और जर्मनी के आर्म्स एक्सपोर्ट्स में 23% और 35% की गिरावट आई। यानी अगर आप इन आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में दो तरह के हथियार एक्सपोर्ट किए हैं। पहले हथियार वो हैं जिनका इस्तेमाल युद्ध में होता है, और दूसरा हथियार है नैरेटिव का, यानी कहानी गढ़ने का हथियार, और यह हथियार असली हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आज अमेरिका के पास 1371 लड़ाकू विमान, 5 समुद्री युद्धपोत, 40 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, 634 आधुनिक तोपें और 2500 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों के ऑर्डर दूसरे देशों के जरिए मिले हुए हैं, और ये सारे हथियार वो अगले कुछ वर्षों में दुनिया के इन अलग अलग देशों की सेनाओं को बेचेगा। ये सारे ऑर्डर्स उसके पास अभी ऑलरेडी हैं, जबकि जो फ्यूचर ऑर्डर्स के मामलों में रशिया, फ्रांस, चीन और जर्मनी जैसे देश अमेरिका से बहुत पीछे हैं। इसका मतलब यह है कि आज हथियारों के निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी अकेले 40% है, और यह भविष्य में कम नहीं होगी बल्कि यह 50% को पार कर सकती है, जिससे अमेरिका का असली चरित्र आज आपको पता चल जाएगा। वो कहीं भी किसी भी देश में जब घुसता है, अशांति फैलाता है शांति स्थापित करने के नाम पर। अफगानिस्तान में यह हुआ, इराक में यही हुआ, दूसरे देशों में कई जगह उन्होंने यही किया, अब यूक्रेन में यही हो रहा है। और हर बार जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है, यानी जो सबसे बड़ा फायदा होता है, वो अमेरिका को ही होता है, क्योंकि दुनिया में जब भी कहीं युद्ध होता है तो हथियारों की मांग बढ़ जाती है, और हथियार खरीदने की सबसे बड़ी जो मार्केट है, बाजार है, वो अमेरिका है। अब इस रिपोर्ट के दूसरे भाग पर आते हैं, और वो ये कि कैसे चीन भारत के पड़ोसी देशों को हथियार बेचकर उन्हें अपनी जेब में डालता जा रहा है, और धीरे धीरे अब स्थिति ये हो गई है कि भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों के हाथों में मेड इन चाइना हथियार है, और ये हमारे लिए चिंता की बात है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार निर्यात करने के मामले में चीन चौथे नंबर पर है, और जिन 3 देशों को वो सबसे ज्यादा हथियार बेच रहा है वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और सर्बिया। 2018 से 2022 के बीच चीन ने जितने हथियार बेचे उनमें से 54% पाकिस्तान को बेचे, 12% बांग्लादेश को और 4.5% सर्बिया को, और यह पहले की तुलना में कहीं ज्यादा है। 2013 से 2017 के बीच चीन ने अपने कुल हथियारों में से सिर्फ 35% हथियार पाकिस्तान को बेचे थे, लेकिन यह आंकड़ा अब 35% से 54% हो चुका है। हालांकि ये जो आंकड़े अभी हमने आपको बताए वो चीन के कुल निर्यात के हिसाब से है। अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के पहलू से स्थिति को समझेंगे तो पता चलेगा कि ये दोनों देश अब लगभग पूरी तरह से इनकी जो सेनाएं हैं वो चीन के हथियारों पर निर्भर हो गई हैं, जो कि खतरनाक बात है। पहले की तुलना में अब पाकिस्तान 14% हथियार ज्यादा आयात कर रहा है, यानी 14% हथियार ज्यादा खरीद रहा है, और जिन तीन देशों से वो सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है उनमें पहले नंबर पर है चीन, दूसरे पर स्वीडन और तीसरे पर है रशिया। हालांकि इनमें स्वीडन और रशिया की हिस्सेदारी बहुत ही छोटी है, ना के बराबर है। पाकिस्तान अपने कुल इंपोर्ट में से, जो हथियारों का जो इंपोर्ट है, कुल हथियारों में से 77% हथियार चीन से खरीदता है, स्वीडन से 5.1% और रशिया से सिर्फ 3.6% हथियार पाकिस्तान खरीदता है। यह ब्रेकअप है पाकिस्तान की सेना के हथियारों का जो वो खरीद रहे हैं। इसी तरह बांग्लादेश भी सबसे ज्यादा 74% हथियार अकेले चीन से खरीद रहा है, और यह बहुत खतरनाक स्थिति है हमारे लिए। असल में 74% और 77% हथियार अकेले चीन से खरीदने का मतलब यह है कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश हर 4 में से 3 हथियार चीन से खरीद रहे हैं, और यहां बात सिर्फ इन 2 देशों की नहीं है। अगर हम और देशों पर नजर डालें, भारत के जो दूसरे पड़ोसी देश हैं जैसे श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार, ये भी चीन से ही हथियार खरीद रहे हैं, और इन देशों में उसने पोर्ट से लेकर, सी पोर्ट से लेकर हवाई अड्डे और दूसरे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बहुत पैसा लगाया है। और श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इस समय भले ही अच्छी ना हो, लेकिन पिछले 2 दशकों में श्रीलंका ने सबसे ज्यादा 33 लड़ाकू विमान चीन से खरीदे। आज श्रीलंका की वायुसेना के पास कुल मिलाकर 86 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें से 44% यानी 33 लड़ाकू विमान उसने चीन से पिछले कुछ वर्षों में खरीदे। और श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा पोर्ट भी
चीन को 99 वर्ष की लीज पर दे रखा है। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान में भी चीन बहुत बड़े स्तर पर पैसा लगा रहा है और हाल ही में उसने नेपाल के पोखरा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया और नेपाल की सेना को हथियार और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी बेचे हैं। इसी तरह म्यांमार की सेना ने 2018 से 2022 के बीच जितने हथियार खरीदे उनमें से 29% अकेले चीन से लिए और अफगानिस्तान में तालिबान की मदद भी अब चीन कर रहा है। यानी आज अगर आप इस नक्शे पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी के हाथों में मेड इन चाइना यानी चीन के बने हुए हथियार हैं और ये देश हथियारों के लिए अब लगभग पूरी तरह चीन पर निर्भर हो गए हैं और चीन जिस दिन चाहे उस दिन इनकी गर्दन दबा सकता है। कोविड से पहले और कोविड की शुरुआत में जब अमेरिका के सेंट्रल बैंक जिसका नाम है फेडरल रिजर्व उसने ब्याज दरें कम रखी तो सिलिकॉन वैली बैंक ने इसे एक अवसर की तरह लिया। इस बैंक को यह बात पता थी कि अमेरिका में केंद्रीय ब्याज दरें कम है, इसलिए अगर वो अपने खातों में जमा पैसा ब्याज में निवेश कर देगा तो उसे इससे अच्छा रिटर्न मिलेगा और ये अच्छा रिटर्न बैंक को मालामाल कर देगा। इसके लिए इस बैंक ने अपने पास जमा पैसा अमेरिका के सरकारी ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश कर दिया और ये बॉन्ड्स खरीद लिए। अब जब तक ब्याज दरें कम थी तब तक तो इस निवेश से इस बैंक को खूब फायदा हुआ और उसे अच्छा रिटर्न भी मिला, लेकिन इसके बाद जब अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने थोड़े समय के बाद ब्याज दरों में वृद्धि की तो इससे बैंक पर दबाव बढ़ने लगा और उसने ट्रेजरी बॉन्ड्स में जो पैसा निवेश किया था उसकी कीमत कम होने लगी। इसी बीच कोविड के बाद जब पाबंदियां हटी और आईटी और दूसरे सेक्टर की कंपनियां और स्टार्टअप्स के लिए फंड जुटाना मुश्किल हो गया और उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो इन कंपनियों ने इस बैंक में जमा अपनी राशि निकालनी शुरू कर दी और ये विड्रॉल ही इस बैंक के लिए एक ट्रिगर पॉइंट बन गया और वो इसलिए क्योंकि बैंक के पास ज्यादा पैसा नहीं था और जो बड़ी रकम उसने ट्रेजरी बॉन्ड्स में यानी अमेरिका की सरकार के जो सरकारी बॉन्ड है उसमें निवेश की हुई थी उसकी कीमतें ब्याज दरें बढ़ने से कम हो गई। कुल मिलाकर अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो हुआ यह है कि कोविड के टाइम आईटी कंपनियों की कमाई जबरदस्त तरीके से बढ़ गई क्योंकि पूरी दुनिया में वर्क फ्रॉम होम का हो रहा था। आईटी कंपनियों की जो वैल्यूएशन है वो लगातार बढ़ गई क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा इस्तेमाल आईटी कंपनियों का और आईटी कंपनियों के प्रोडक्ट्स का हो रहा था। इसी तरह स्टार्टअप्स भी बहुत अच्छा काम कर रही थी। इन कंपनियों ने बहुत मुनाफा कमाया, वैल्यूएशन जबरदस्त थी, बड़ी मात्रा में पैसा बैंक में जमा कर दिया। ये पैसा उस बैंक ने अमेरिका के सरकारी बॉन्ड को खरीदने में, जो सरकार का बॉन्ड था उसे खरीदने में पैसा लगा दिया। जब किसी बैंक के ग्राहक पैसा डूबने के डर से अपने खातों में जमा राशि निकालने लगते हैं और बैंक पर दबाव बढ़ने लगता है तो इसे बैंक रन की स्थिति कहते हैं और सिग्नेचर बैंक के साथ यही हुआ और साथ ही इस घटना से इस बैंक के शेयर्स की कीमतें 20% तक गिर गई। इसके बाद इस बैंक के सभी ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया। हालांकि अमेरिका के फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने कहा है कि इन दोनों बैंकों में जमा ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है और उसने सिलिकॉन वैली बैंक की संपत्तियों और डिपॉजिट को रखने के लिए एक नया बैंक बनाया है जिसका नाम है नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा। यह पूरा ढांचा इस तरह से काम करता है कि मान लीजिए एक बैंक में 100 लोगों के खाते हैं और इन 100 लोगों ने अपना पैसा बैंक के पास जमा कराया है तो इन लोगों को अपने खातों में पैसा जमा कराने पर बैंक की तरफ से एक निश्चित ब्याज दर के तहत भुगतान किया जाता है। आपको ब्याज का पैसा मिलता है। जैसे किसी सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा है तो उस पर बैंक अपने ग्राहक को एक खास रकम ब्याज के रूप में देता है। इसके बाद बैंक अपने खातों में जमा पैसा अलग अलग कंपनियों और लोगों को लोन के रूप में देता है और इस पैसे पर ज्यादा ब्याज लेता है। यानी अगर बैंक आपको आपके पैसे के लिए 3% ब्याज दे रहा है तो वो यही पैसा जब लोन के रूप में बाजार में किसी को देगा तो उससे ब्याज के रूप में शायद उदाहरण के तौर पर 10% का ब्याज लेगा और ये अंतर ही बैंक का असली मुनाफा है। इसके अलावा बैंक और भी तरीकों से काम करते हैं। हालांकि इस दौरान सभी बैंकों को कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करके रखना होता है। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब यह है कि बैंकों को अपने डिपॉजिट का 4.5% हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास जमा करके रखना होता है जिससे बैंक का आर्थिक स्वास्थ्य सही और सुरक्षित रहे।